ध्यान से सुनना, दूसरी महाभारत है ये। कभी ऐसा महसूस क्यों हो जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने, बहुत तकलीफ होती है। जिसके बाप के टोटल 16 बीवियां और उनसे 101 बच्चे हो और सिंहासन सिर्फ एक, ठीक वहीं से शुरू होती है इस महाभारत की। जैसे ही 18 साल हुआ, अपने ही खुद के बाप ने सिंहासन से जितना दूर हो सके उतना भेज दिया। ये कहानी शुरू होती है आज से ठीक 2300 साल पहले, यानी रोमन एम्पायर से भी 300 साल पहले, जब रोमन्स इंसानों को ग्लैडिएटर बना के जानवरों की तरह लड़ाई करवा रहा था। तब हमारे इस अखंड भारत में एनिमल प्रोटेक्शन लॉ लाकर शिकार करने तक पे बैन लगा दिया था लगभग। यहाँ तक कि पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाने का कंसेप्ट का जन्म भी उन्होंने ही दिया था। जंगल को जलाने पे रोक लगा दिया था और यही दुनिया का सबसे पहला रिकॉर्डेड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ था। कैदियों के साथ भी थोड़ा नरमी से पेश आया जाए, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है। पहली ह्यूमन राइट्स लॉ की नींव। और अपने बूढ़े माँ बाप यानी बुजुर्गों का ख्याल ठीक से रखा जा रहा है नहीं, ये सारे देखने के लिए पूरी की पूरी मिनिस्ट्री हुआ करती थी। और ये सब चीजों का प्रूफ पत्थर की लकीरों में मिलेगा आपको आज भी। कुछ अफगानिस्तान में, कुछ पाकिस्तान में, तो कुछ भारत से होके नेपाल तक में। और राज्य इतना बड़ा कि आज का मॉडर्न 10 देश आ जाएगी इस एक राज्य के अंदर। आज हम जिस अखंड भारत की बात करते हैं ना, वो मैप इन्हीं के टाइम, इन्हीं के साम्राज्य का है। तब के लगभग आधी दुनिया इनके विचारों से इंस्पायर्ड था। आज भी श्रीलंका का नेशनल आइडेंटिटी, थाईलैंड का कल्चर और जापान का जैन बुद्धिज्म, सबके बीच इन्होंने स्थापना की। इसके अलावा भी सीरिया, इजिप्ट, मैसेडोनिया से लेके ग्रीक राजाओं तक को अपनी शांति का न्योता भेजा। यही अखंड भारत का सबसे पहला सॉफ्ट पावर आउटरीच प्रोग्राम था। और जो इतनी बड़ी राजा हो, कभी उनके जैसे राजा को अपनी गलतियां स्वीकार करते हुए देखा है। और तब तो डेमोक्रेसी भी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं थे। और यहीं पे ये कहानी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। उन्हें राजधानी से दूर भेजने से 1 साल पहले की बात है। 17 साल के थे वो। प्रजाओं ने विद्रोह छेड़ दिया। राजा ने गलती से इनको भेज दिया वहाँ पे सिचुएशंस कंट्रोल में लाने के लिए। और उसी दिन उसकी किस्मत बदली, जब बिना एक बूंद खून बहाए उस पूरे रेबल को शांत कर दिया। उनके साथ उनका दुख बांटा, उनसे बातचीत किया, उन्हें महसूस करवाया राजकुमार कोई अलग उनका दुश्मन नहीं बल्कि उन्हीं में से एक है। प्रजाओं ने पहली बार महसूस किया कि यही राजकुमार असली राजा बनने की हकदार है। और जब ये बात राजधानी तक पहुंची तो अगले ही साल राजा ने उन्हें दूर भेज दिया। फिर 5 साल बीत गया, राजा की मौत हुई और सबकी जबान पर एक ही नाम था, लेकिन रानी का बेटा वो ऐसे कैसे सिंहासन छोड़ देगा। और फिर क्या शुरू हुई महाभारत की उस काली अध्याय। खून की नदियां बह गई। कहते हैं अपने ही हाथों अपने 100 भाइयों को कत्ल करके खुद सिंहासन हासिल किया। और उसके बाद फिर एक और युद्ध। इस बार खून की नदियां नहीं, समंदर बही। 1 लाख लोग मरे, 1.5 लाख को अपनी जमीन से उखाड़ फेंका। और ये नजारा देख के पहली बार उसकी आत्मा रोई। उसी दिन उस कलिंग की मैदान में ही चंडाशोक धर्माशोक में परिवर्तित हुआ। आज भी हमारे तिरंगे में अशोक चक्र, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न में अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते की स्लोगन सब इन्हीं की देन है। तो मेरा एक सवाल है कि ऐसे तो हमारा राष्ट्रपिता अशोक ही हुए ना, तो क्यों हम अशोक जयंती नहीं मनाते? आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में बताना। और उनकी पूरी कहानी जानने के लिए इस किताब को जरूर पढ़ना। जय हिंद, जय भारत।